और जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी चाहिए। और अब इस कार्यक्रम की शुरुआत के से पहले मैं माननीय मुख्य अतिथि हिमकर मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वह बच्चों को अपने ओर से कुछ संदेश दें उनको, ताकि वह आगे जीवन में कुछ अच्छा करने का जो होता है कि प्रेरणा मिले उनसे। तो आइए अब हमारे मुख्य अतिथि को सुनते हैं। सर्वप्रथम हमारे देश के 77वां स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और मुझे गर्व है इस बात की कि मेडजी प्री स्कूल के डायरेक्टर निदेशक गौरव मेहता जी के पिता सम्मानीय पिताजी और सब लोगों ने अपनों में ही एक अपने बड़े भाई, अपने अंकल, अपने दादा नाना जो भी संबंध मेरे साथ जुड़े हैं आप, तो मुझे अपनों में से ही, आप में से ही मैं एक हूं। और मुझे इस अवसर पर मुख्य अतिथि बनाने के लिए मैं गौरव जी का भी काफ़ी आभार व्यक्त करता हूं और विलम्ब से आने के लिए क्षमा भी चाहता हूं। हमारे फार्म पे भी, हमारा एक प्राकृतिक फार्म है रामनगर में, कोबारा रामनगर में, और मैं रामनगर ड्योढ़ी से हूं। तो वहाँ भी झंडारोहण और ये सब का कार्यक्रम हमेशा होता है जब से मैं वापस आया हूँ। और इस बार मैं बताऊँ, मुझे ये बताते हुए भी हर्ष हो रहा है, काफ़ी खुशी हो रही है कि इस बार झंडारोहण मैंने नहीं फहराया। अपने फार्म पर तिरंगा को मैंने नहीं लहराया। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने नहीं लहराया, बल्कि मैं अपने फार्म के सबसे बुजुर्ग, सबसे पुराने मुलाजिम जो हमारे फार्म पे पिछले 60 वर्षों से है, उनको मैंने ये मौका दिया कि आप आएँ और उनका सम्मान करते हुए। हमारे गैनू कामती हमारे फार्म पे हैं, जिनकी गोद में मैं खेला हूँ 60 वर्ष पहले, तो वो मुझे उनके हाथों से हमने झंडा फहराया वहाँ पे। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए गौरव जी ने मुझे यहाँ मौका दिया, तो मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये सभी बच्चों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देश का भविष्य तुम लोग हो, तुम पे ही देश का दारोमदार है। जितनी अच्छे से शिक्षा ग्रहण करोगे, जितनी मन लगाओगे पढ़ाई में, जितनी अच्छे से इंफॉर्मेशन को अपने पास लोगे, जीवन उतना ही सुखमय होगा। तुम्हें फैसला करना है कि 15 साल की मस्ती और 15 साल की मेहनत या 30 वर्ष का संघर्ष, या अभी का 15 साल की मेहनत और 30 वर्ष का मज़ा, या 30 वर्षों का तक मस्ती करो और बाकी की ज़िंदगी संघर्ष में हो। ये फैसला तुम लोगों का है। तो मुझे ये लगता है कि अभी तुम लोगों ने एक स्कूल में हो, मुझे जहाँ लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा व्यवस्था है, काफ़ी अच्छा प्री स्कूल है। बच्चों को भी मैं स्कूल के यूनिफॉर्म में देख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इन सभी बच्चों के लिए आपसे आग्रह करूँगा कि आप लोग एक ताली बजाएं जोरदार इन बच्चों के लिए। और मैं गौरव जी से भी निवेदन करूंगा कि जब भी बच्चों को किसी दिन, आपको अगर किसी दिन एक एजुकेशनल टूर हो, शैक्षिक कुछ भ्रमण करवाना हो, तो चूँकि हमारे फार्म पे आप लोग सादर आमंत्रित हैं। बच्चों को लेकर आइए, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। हमारा जो प्राकृतिक फार्म है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, पिछले 20 से 25 वर्षों में मेरे फार्म में जोत नहीं हुई है। यानी कि न तो ट्रैक्टर चला है, न उसमें हल चला है। हमारी जोत रहित खेती है। और हमारे फार्म में पिछले 8 वर्षों में हमने किसी प्रकार का कोई खाद या कोई कीटनाशक हमने उसमें नहीं दिया है। इवन जैविक खाद और कीटनाशक भी हम प्रयोग नहीं करते हैं। एक जंगल की पद्धति पर हम लोग काम करते हैं। तो बच्चों, मैं तुमसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि बहुत प्रासंगिक है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। आज अभी इस साल मैं विषय पर आने से पहले सिर्फ एक छोटी सी आपको उदाहरण दे रहा हूँ। आपने देखा होगा कि ये पिछले हफ्ते
48 घंटे की खूब जोरदार बारिश हुई थी ना। और पूरा चंपानगर का जो मैंने फोटो देखा था जलमग्न था उस दिन। और उसके बाद फिर कितनी गर्मी हो गई, आज कितना उमस है। मैं किसी को देख रहा हूँ कि रुमाल से हवा भी कर रही हैं। तो ये क्या है, ये भविष्य के लिए एक खतरे की घंटी है। अगर ये भविष्य के लिए खतरे की घंटी है, आज क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जो आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि धरती का तापमान हर एक 5 वर्ष में 1.5 डिग्री बढ़ेगा। और मैं आपको बताऊं 174 वर्षों में, पिछले 174 वर्षों में कहा गया है कि धरती का जो तापमान है वो करीब 15 डिग्री बढ़ा है। मानव जीवन के लिए 50 डिग्री तापमान जो है वो आप समझिए कि कैप है, उसके ऊपर मानव जीवन सरवाइव करना पे भी प्रश्न चिन्ह हो जाता है। तो अप्रत्याशित गर्मी, अप्रत्याशित ठंडा और बरसात का एक पैटर्न जो हम लोग जिसको मानसून कहते थे वो जून के मध्य में आता था और सितंबर तक चला जाता था। इस बार हम क्या देख रहे हैं, हिमाचल में भूस्खलन हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, पुल का पुल, पहाड़ का पहाड़ टूट के गिर पड़ रहा है। और हमारे प्रदेश में जहाँ पे इतनी बारिश हुआ करती थी वहाँ सारी बारिश 48 घंटे में ही होगी। और मैं आपको बताऊं बच्चों, आप लोग में जब आप लोग 10वीं कक्षा में आओगे, 11th 12th में आओगे, तो आपको एक स्टैटिस्टिक्स में बता रहा हूँ कि 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड कहाँ का है मालूम है? हमारे पूर्णिया जिले का 18 सेंटीमीटर 24 घंटे में। और इस वर्ष जो मौसम विभाग ने जो आंकड़ा दिया है उसमें 48 घंटे की बारिश में पूर्णिया जिले में 288 मिलीमीटर से कुछ ज़्यादा, अराउंड 300 मिलीमीटर मान लीजिए ओवरऑल करके। तो यानी कि 24 घंटे में 15 सेंटीमीटर बारिश हुई। कैसा हाहाकार मचा और उसके बाद फिर शांत हो गई। तो हमें सबसे पहले इसकी ओर जागरूक होना है और बच्चों को जागरूक होना है। अभी मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि रोड बन रहा है, अभी बन भी रहा है, चंपानगर से रामनगर तक का 18 फीट का रोड बन रहा है। वृक्ष भी काटे गए, लेकिन वृक्ष काटे गए कि नहीं काटे गए? वृक्ष काटे गए। तो सरकार का एक नियम है कि अगर जब रोड के लिए वृक्ष काटे जाते हैं तो जितने वृक्ष काटे जाते हैं उससे 10 गुना से ज़्यादा वृक्षारोपण होना भी चाहिए, नहीं तो पर्यावरण असंतुलन जो हमारे देश में है वो बढ़ता जा रहा है। और उसके कारण क्या हो रहा है, ये मौसम में जो परिवर्तन आ रहा है ये इसके कारण ही आ रहा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्लाइमेट चेंज कहते हैं, पर्यावरण परिवर्तन कहते हैं। इसके कारण अभी मैं आपको बताऊं, जापान में, चीन में, अमेरिका के बहुत जगह पे, पूरे यूरोप में अभी तक जितनी बारिश हुई है, जितना बाढ़ आया है, शायद अभी तत्कालीन इतिहास में कभी नहीं आया है। ये सबसे खराब ये है और आने वाला समय और भी भयावह होगा अगर हम नहीं चाहते तो हमें क्या करना है, वृक्ष लगाना है। हम लोग वृक्षों की बात करते हैं और गौरव जी से भी मैं ये कहता हूँ कि स्कूल में बच्चों के साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम आप बीच में आप लोग चलाएं ताकि बच्चों में ये जागृति हो। बच्चों के साथ बच्चों के अभिभावक वो भी इसके प्रति सजग हो। हम लोगों के साथ क्या है कि हम लोग सोचते हैं चलता है, नहीं चलता नहीं है कुछ। हमें अगर कुछ चाहिए तो हमें मांगना पड़ता है। हम लोग सभी चीज़ के लिए आंदोलन करते हैं ना, कभी आरक्षण के लिए आंदोलन करते हैं, कभी इसके लिए आंदोलन करते हैं, कभी तनख्वाह के लिए आवेदन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं। तो हम लोग को जीने का अधिकार तो है ना, तो जीने के अधिकार के लिए हम लोग आंदोलन क्यों नहीं करें? तो हमें ये करना सबसे ज़रूरी है। और जैसा जो एक तो ये हो गया जो पर्यावरण की बात मैं कर रहा हूँ, और इसी संदर्भ में हमने ये फार्म की शुरुआत की। हमारे फार्म में हम लोग मकई, धान, गेहूँ ये सब नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं अपने फार्म पे विश्व का सर्वश्रेष्ठ नींबू, जिसे गंधोराज नींबू कहा जाता है, नींबुओं का राजा कहा जाता है, उसके मैंने करीब 1 लाख पौधे पिछले 5 वर्षों में लगाए हैं। 1 लाख से अधिक
ये भी, और एक सिंगल फार्म से, एक पर्टिकुलर फार्म से इतने सारे एक ही वैरायटी के पौधे के 1 लाख पौधे पूरे विश्व में कहीं नहीं होगा। ये एक कीर्तिमान आपके नगर पंचायत चंपानगर के अंतर्गत रामनगर गांव में ये कीर्तिमान स्थापित हुआ है। इसके अलावा हम लोग गुलाबी मरीच की एक खेती करते हैं जो कि अपने बिहार में और कोई नहीं करता है। उसके भी हमने करीब पिछले 6 वर्षों में 50,000 से 1 लाख पौधे के बीच में लगाया है। और आपको ये जान के और खुशी होगी कि हमारे फार्म पे पिछले 6 वर्षों में 5 लाख से अधिक पौधे हम लोगों ने लगाए हैं। और इसके सूत्रधार मेरे साथ साथ हमारे जो मैनेजर हैं सुबोध मंडल, वो भी आए हुए हैं यहाँ। हम दोनों ने खून पसीना एक करके वहाँ लगाया है। हम लोगों ने बारिश को कुछ नहीं समझा, हमने धूप को कुछ नहीं समझा, हमने ठंडा को कुछ नहीं समझा, हमने बलुआही मिट्टी को परिवर्तित किया। और बच्चों, तुम लोग को ज्ञान की एक बात मैं और बताऊँ, भारत में 51% जमीन जो है उस पर खेती होती है। कितना? 51% जमीन जो हमारे भारत में है उसमें खेती होती है ना। 21% जो जमीन है वो वन पे है, जंगल उंगल वहाँ पे किया हुआ है। और 24% जमीन जो है वो बंजर भूमि है या वेस्ट लैंड है जिसको हम लोग कहते हैं, या ऊसर जमीन है जहाँ खेती नहीं होती है। तो अभी हम लोगों को जब आज़ादी मिली थी उस समय हमारे पास खाद्यान्न का बहुत कमी हुआ करती थी, और आज हम लोग फूड सरप्लस है। लेकिन आप ये सोचो कि अगर हम लोग 24% ज़मीन को उसमें वृक्षारोपण कर दें या उसमें हम लोग कुछ अनाज उगाएं तो कितनी खुशहाली होगी हम लोग हमारे देश में। और जितना उसमें आपका योगदान रहेगा आप उतना ही अधिक ये करेंगे। और समाप्त करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि हमने एक चीज़ जो किया है वो किया है, खस की खेती हम लोग करते हैं। खस की खेती जिसे हम लोग हिंदी में या आम भाषा में हम लोग कतरा कहते हैं। आप लोग कतरा समझती होंगे, आप लोग भी देखे होंगे कतरा, और नहीं देखें तो हमारे फार्म पे आइए तो आपको सभी और आपको कतरा दिखेगा। लेकिन वो सिर्फ धूप में होती है। तो हम लोग क्यों लगाते हैं कतरा? हमारी ज़मीन बलुआही ज़मीन है और उसको उर्वरक बनाने के लिए हम लोग उसमें यूरिया डालते हैं, हम लोग उसमें DAP डालते हैं, हम लोग उसमें बहुत तरह के कीटनाशक डालते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि आपकी जो उत्पादक है वो कुछ बढ़ जाती है। और मैं आपको एक डाटा और देना चाहता हूँ। यहाँ बहुत सारी खाद की कंपनियाँ हैं जिनके ऑफिसर्स हों, अधिकारी हों या मुलाजिम हों या उनके मालिक हों, सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, टाई लगा के एयर कंडीशन घरों में रहते हैं और वो अपनी खाद बेचते हैं और आप लोग खरीदते हैं। और यहाँ बैठे सभी लोग खरीदते होंगे और डालते होंगे खेत में। अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग अपने घर में AC लगा के बैठते हैं और कितने लोग आधुनिक जीवन के सभी सुख साधन के साथ हम लोग व्यतीत करते हैं। लेकिन वो लोग करते हैं, उनका एक एजेंडा है वहाँ। लेकिन अगर हम लोग कतरा की खेती करते हैं तो कतरा की खेती से तेल निकलता है और जितने भी तेल बनते हैं उसका आधार खस होता है। जितने भी आपके परफ्यूम होते हैं, सेंट होता है, उसका आधार खस होता है। खस का जो पानी, अच्छा खस की एक जो बच्चों तुम लोग ध्यान से सुनना इस बात को, सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, खस की जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं और जितनी नीचे उसके जो हरे पत्ते होते हैं वो घास चारा के रूप में पशु आहार के रूप में बहुत पौष्टिक होता है। लेकिन उसकी जड़ें जितनी जाती हैं नीचे तक 7 फीट 8 फीट तक जड़ें जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, जमीन के अंदर में जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बरसात आती है वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है सो सतह पे आ जाती है। अपने पानी में, जल में जो हम लोग पानी पीते हैं, कुछ लोगों में RO भी लगता होगा, एक्वागार्ड, सब के पानी जल पीते हैं। लेकिन अगर कतरा के जल का पानी हम लोग सेवन करें, उसको जल को ले लें, सुखा लें, धो के सुखा लें और उसको मटके में रख दें या पानी के पतीले में आप रख दें, उसको रख दें और पानी से भर दें। सुबह आप क्या देखेंगे कि पानी में जितना भी दोष है वो सारा दोष को वो सोख ले लेता है जल नीचे। और जो पानी उसके बाद जो उपलब्ध है वो दुनिया में उससे प्योर पेयजल हो ही नहीं सकता है और उसमें स्वाद भी हल्की सी मिठास होती है और वो कैंसर के लिए भी, कैंसर प्रतिरोधक के रूप में भी काम आता है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ,
भारत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, उनकी रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक 100 भारतीय में 10 पुरुष और 9 महिलाएं को अपने जीवन काल में कैंसर होने की आशंका है। वो अपने जिंदगी जीवन काल में उनको कैंसर हो सकता है, और इस दर्द को सिर्फ वही समझ सकते हैं जो उसको भोग रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और जितना उत्पादन होता है उसमें से 80% हल्दी का खपत भी हम भारतीय करते हैं। चाहे शादी में वो हल्दी का लेप लगाती हैं लड़कियाँ, या आप हर एक पर्व त्योहार में भी होता है, या मसाले के रूप में हम लोग खाते हैं उसको। लेकिन इसके बावजूद वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कैंसर का ये वो हमारे देश में होता है। क्यों? क्योंकि आप जो उपजाते हैं वही तो खाते हैं, जो आपके खेत में होता है वही खाते हैं ना। तो उपजाने के लिए आप क्या करते हैं? जहर मिलाते हैं कीटनाशक के रूप में और खाद के रूप में। तो एक तरफ खाते हैं, उत्पादन बढ़ता है, स्वस्थ भी होते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जितना कमाए उसमें से 25% डॉक्टर ले गया, बोलेगा ब्लड टेस्ट करवाओ। ब्लड टेस्ट में 3-4 हज़ार का ब्लड टेस्ट कर देंगे वो लोग, और फिर दवाई खाओ जिसका अपना नकारात्मक प्रतिक्रिया। तो हम ऐसा क्यों नहीं करें कि हम लोग प्रिवेंशन वाला कुछ करें, जिसमें यह कहा जाए कि हमें ठीक नहीं होना है, हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। कभी ये मत सोचो कि हमें ठीक रहना है, हमें सुरक्षित रहना है। उसी तरह अपने परीक्षा में तुम्हें सिर्फ पास नहीं होना है, तुम्हें फर्स्ट डिवीज़न से आना है। फर्स्ट डिवीज़न में भी तुम्हें बहुत अच्छा लाना है, मेरिट लिस्ट में आना है। उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। फिर तो ये सब चीज़ें यहाँ पे है, और इस अवसर पर शायद ये सब चीज़ बताने से मेरा मन कुछ हल्का हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ भविष्य के निर्माता हमारे बच्चे जो हैं उनको मैं ये बता रहा हूँ। और कुछ अभिभावक भी हैं जो हो सकता है मेरी बात से सहमत हों, मेरी बात से सहमत ना भी हों, लेकिन अपने को जागना तो पड़ेगा ही। अगर 1.5 डिग्री टेम्परेचर हर एक 5 साल में अगर बढ़ा, तो इस बार की गर्मी आपको याद है ना? कि याद नहीं है? गर्मी याद है ना? और आज की गर्मी कैसी है? आज आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, पसीना उमस लग रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा लग रहा है। हाँ, तो इसके लिए हमें वृक्षारोपण करना है, खस की खेती करनी है, और खस का पानी भी बने आपको काफ़ी औषधीय होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपकी ज़मीन की उर्वरकता को बढ़ाता है, और आपकी निर्भरता रासायनिक खाद और कीटनाशक से कम करता है। आम में भी होता है, हम लोग कुछ अधिक पैसा कमाने के लिए हम लोग उसमें मिठास लाने के लिए या पकाने के लिए हम लोग स्प्रे करते हैं विपुल वगैरह जो है। लेकिन अगर आप जैविक या प्राकृतिक ये खा के देखें, और हमारे फार्म पे आके आप खा के देखें, आपको स्वाद में भी फ़र्क आपको नज़र आएगा कि जो स्वाभाविक रूप से होता है। आखिर जंगल में तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जंगल में वृक्ष वो लोग काफ़ी होता है, कुछ करते हैं क्या जंगल में? पर कितना फसल हो, कितना फलता है वो सब। उसी प्रकार प्रकृति जो है देना जानती है, और हमें प्रकृति हमारी माँ है, और अपने माँ के प्रति हमें रिस्पेक्ट दिखाना है, श्रद्धा दिखाना है। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों, तुम लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत कामना करता हूँ। और तुम लोग चंपानगर, रामनगर, मसूरिया और हमारे जितने भी इस नगर पंचायत में जो गाँव आते हैं उसका नाम तुम लोग रोशन करो। और लड़कियाँ 50% जनसंख्या है, तुम लोग आगे बढ़ के हर एक वो काम करो जो लड़के कर सकते हैं। हमारी भी 2 बेटियां हैं, और वो लोग भी, हमारी बड़ी बेटी जो है वो सुप्रीम उच्चतम न्यायालय की बहुत सीनियर लॉयर बन चुकी है, और अभी अमेरिका गई है अपनी शादी के बाद अपने LLM करने के लिए, बहुत बड़ी वकील है वो। और हमारी छोटी बेटी जो है वो अभी ग्रेजुएशन करने के बाद IAS के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, और रामनगर में। तो हम ये भी चाहेंगे हमारी सभी ये बेटियाँ जो हैं अपना भविष्य महत्वाकांक्षा को बढ़ाएं, और कहें कि जो शहर की लड़कियां कर सकती हैं वो हम लोग भी कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत से करेंगे, है ना? इसके साथ ही जय हिंद। जोरदार तालियों के साथ